लेकिन अब क्या मुलाकात हो गई ज़ाती मुआलिज से खान साहब की? आपके इल्म में है ऐसा कुछ जो हुकूमत कह रही है कि करवा दी गई है? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। सबसे पहले मैं बताऊं, खान साहब के हवाले से हमें मुख्तलिफ चीज़ें सुनने में आई कि उनके ऊपर सख्तियाँ की गई हैं, उनकी सेहत के हवाले से भी आया मामला, और हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिजू किया, जो कि हमारे पास एक फॉर्म था कि हमने मौजूद अदालत से रिजू करना है। मौजूद अदालत ने हमारी मुलाकात क्या, डॉक्टर की मुलाकात के ऊपर भी एक्सेस नहीं दी, और इस मामले को कहा कि 17 तक बैन है, उसके बाद जो है इस केस को इसके अंदर मुलाकात के हवाले से एक्सेस दी जाएगी। तो ये कितनी ही एक मैं समझता हूँ कि लाकानूनियत है मुल्क के अंदर कि एक शख्स का एक बुनियादी हक है। अगर कोई कैदी है, अगर उसे किसी मुकदमे के अंदर पकड़ा हुआ है, ये उसका राइट है कि उसकी फैमिली मिले, वकला मिले, डॉक्टर की एक्सेस हो, यानी ये उसके फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये शामिल है। लेकिन यहाँ पर आना, यहाँ पर एक प्लान, यहाँ पर अपनी जो है वो एक जो आईनी तरमीम चाहते हैं उसकी एग्जीक्यूशन, और ये सारा जो एक मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म मनसूबा बनाया गया जिसके तहत जराब्ता सारा मुनक़ता किया गया और एक्सेस नहीं दी। आज जो एक हमें कहा गया कि डॉक्टर्स जाकर मिलेंगे, पिम्स जो है हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर कोई मुश्किल 2 रुकनी आई थिंक सो टीम गई और वहां पर उन्होंने कहा थी कि वो जाकर चेक करेंगे। लेकिन हमारी एक ही डिमांड थी पहले दिन से कि उनके जाती मुआलज जो है, उनके जो डॉक्टर आसिम है, वो उनके जाती मुआलज हैं, उनकी एक्सेस दी जाए। उनकी एक्सेस अभी तक नहीं दी गई। देखिए, इससे पहले भी 12 ये कहा गया कि डॉक्टर जो है वो उनकी मर्जी का होगा, लेकिन खान साहब ने इनकार किया कि मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है इन पिम्स वाले डॉक्टर्स के ऊपर, क्योंकि इन्होंने पहले भी, आपको याद होगा कि एक टेस्ट लेकर एक मुनज़्ज़म तौर पर जो उस वक्त के थे हेल्थ के मिनिस्टर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जब खान साहब आए थे जी कि हमें बड़े टेस्ट नमूने मिले हैं और जिससे जनाब बड़ी उधर मनशियात। कादिर पटेल साहब की बात कर रहे हैं आप? जी, कादिर पटेल। खलील साहब ये कह रहे थे कि अगर आपको अलाउ कर दें तो बाकी कैदियों के साथ ये ज्यादती है, सबके साथ एक कानून लागू होना चाहिए ना, प्रिविलेज क्यों कोई एंजॉय करे? नहीं, देखें, ये डॉक्टर खलील साहब जो बात कर रहे थे, बात यह है कि इन्होंने खान साहब के ऊपर जो पाबंदी लगाई है उसके साथ साथ दीगर लोगों के ऊपर भी पाबंदी इसी वजह से लगाई है क्योंकि मकसद जो है वो टारगेट खान साहब थे। अब कोई एक वैलिड रीजन होती है ना, एक जवाब होता है कि किस वजह से पाबंदी है, वो सिक्योरिटी का जवाब है ना, एससीओ का इजलास हो रहा है, कर दिया जाए उस सवाल कॉन्फ्रेंस के अजलास जो है वो शुरू होना है और 14 के बाद मेहमानों ने आना, 15-16 का दिन उन्होंने रखा, लेकिन 3 से लेकर 14 तक मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई? क्यों पाबंदी लगाएगी? क्यों डॉक्टर की एक्सेस? क्या उस वक्त एससीओ कॉन्फ्रेंस थी? क्या अदालत जेल के अंदर एससीओ कॉन्फ्रेंस होनी है? क्या वहां से कैदी जो सारे निकल गए हैं जो सिक्योरिटी के खदशात हैं, क्या वहां पर जो है वो बाकी अमला सारा वहां पर मौजूद नहीं है? सारे वहां पर मौजूद है, अमला मौजूद है, कैदी मौजूद है, और जब उनके डॉक्टर्स जा रहे हैं तो फिर हमारे डॉक्टर को क्यों नहीं जाने दिए जा रहा? चले इसका जवाब क्यों नहीं है? मकसद क्या है? मकसद सुन ले, इनका मकसद क्या था? इनका मकसद ये था, जो पहले इन्होंने मकसद 3 तारीख से बनाया हुआ था, वो ये था कि जो आईनी तरमीम ये लाना चाहते हैं वो खान साहब को उस हवाले से अपना लाएअमल पार्टी को कोई एहतजाज के हवाले से, कोई लीगल स्ट्रेटजी, कोई कौम के लिए पैगाम, कोई ऐसा अमल ना आ जाए ताकि वो जो डाके से वो उठा के लोगों को वो जबरदस्ती, वो जबर, कारोबार बंद करके, ब्लैकमेलिंग करके ये जो आईनी तरमीम पास करवाना चाहते हैं उस मकसद में कामयाब हो जाए। लेकिन क्यों हमें इतलात मिली खान साहब की सख्ती और उन चीजों के हवाले से, तो हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी और मुलतवी भी इसी वजह से की क्योंकि एक लार्जर इंटरेस्ट के अंदर के बाहर से जो है वो एक डेलीगेशन जो है मुख्तलिफ कंट्री से जो है वज़ीर आज़म और ये सारे। चलें इसका जवाब लेने दें, पॉइंट आ गया आपका। खलील साहब, आपने सुना नईम साहब ये बात कर रहे हैं कि आईनी तरमीम को रोकने के लिए कोई हिकमत अमली ना बन जाए, इसीलिए आप एक्सेस नहीं दे रहे खान साहब तक। नईम साहब मेरे भाई हैं, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, इज अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर, और कभी मैं जिस तरह मैंने पहले कहा हमारे दरमियान कभी तलख जुमलों का तबादला नहीं हुआ। लेकिन मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, खान साहब तो हमेशा कहते थे बानी इनके कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सबके लिए एक जैसा निज़ाम होना चाहिए। आज क्यों नहीं ये मांगा कि सारे कैदियों के साथ मुलाकात होना चाहिए? आज तो सिंगल अपने लिए मांग ली मशीन। बात सुने ना, एक पाकिस्तान से मुराद ये है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 25 से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2, आईनी तरमीम का तो बेसिकली मेरे भाई को मैं अगर कहूँ तो जो भी रजा हारून भाई फरमा रहे थे
उसके जो पहले 3 और आर्टिकल 3 है और शिक 4 और 3 है जजों की तकर्री और शिक 4 है वफाकी आईनी अदालत। ये 2006 में जो रजा भाई फरमा रहे थे आईनी अमेंडमेंट हुई थी। आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पे फैसले, मैं बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि परमिशन नहीं मिली और इस हद तक ये सारा बात मतलब ठीक है, मिलनी चाहिए थी परमिशन, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये साथ से नहीं करता कि ये जो हम आईनी तरमीम है इसमें किसी का नुकसान क्या है। नंबर 2, उस वक्त ना काजी फायज ईसा साहब थे, ना अपना दूसरे जस्टिस साहब थे, जस्टिस मंसूर अली खलील साहब। उनकी नजर में नुकसान ये है ना, उनकी नजर में नुकसान ये है कि पैरेलल कोर्ट बन रही है, नुकसान ये है कि हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर कर सकते हैं, नुकसान ये है कि एज का इजाफा कर रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए, कोई एज का इजाफा नहीं हो रहा, 85 कंट्रीज में है, ऑस्ट्रिया में कल या परसों 105 साल इसके पूरे हो जाएंगे, कोई ऐसा पैरेलल कोर्ट नहीं है। लेकिन आप काम का देखिए, ये बार बार एक मिसाल देते हैं कि नीचे इतने केस पेंडिंग है। भाई नीचे किसने केस हल करने हैं? हाई कोर्ट ने डायरेक्शन देनी है एडिशनल सेशन जज को या सेशन जज को या सिविल जज को कि 1 महीने में ये केस करके लाओ, वरना ही विल बी अकाउंटेबल टू द कोर्ट। पार्लियामेंट ने तो इजाजत नहीं देनी। दूसरा, आइन में अमेंडमेंट का जिस तरह रजा भाई फरमा रहे थे, अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होगी तो आईनी तरमीम तो अब भी हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। खलील साहब मुझे इस बात का जवाब देना, मुझे इस बात का जवाब दें। अब कामरान मुर्तजा साहब जो JUI के सेनेटर हैं, वो कह रहे हैं कि आईनी तरमीम तहरीक इंसाफ के बगैर हो ही नहीं सकती। इसका सोल्यूशन क्या है आपके पास? जी मैं भी आपको मैं मतलब कह देता हूं कि मैं भी अपना जो है तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इनके भी बहुत सारे लोग हमारा साथ देंगे इसमें। बाद में ठीक है 63 है उनका पार्लियामानी लीडर जाने या पार्लियामानी पार्टी का हेड जाने, डिफेक्शन करवाने का प्लान है, जिनका मतलब जी डिफेक्शन करवाने का प्लान है मतलब आपका? नहीं, हमारा कोई प्लान नहीं है। अगर आपने ज़मीर के मुताबिक वोट देता तो हम उसको रोक कैसे सकते हैं? आप देखिए ना, भारत में तो अब तक टोटल कितने ज़मीर आपको कंफर्म कर चुके हैं कि जाग जाएंगे वो? नहीं, कोई पता नहीं मुझे तो। मैं तो VOP हूँ भाई, मैं तो वेरी ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। लेकिन एक मिसाल सुन ले मेरी कि UK में रजा भाई से पूछे कि टीजा मे के खिलाफ और अम्बर रुड के खिलाफ और उससे पहले बोरिस जॉनसन के खिलाफ, इवन मार्गरेट थैचर के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी अदम एतमाद लेके आई थी, उनकी अपनी पार्टी करती है इस तरह से। ये ऐसी कोई बात ही नहीं होती। मैं तो नहीं ये कह रहा कि इम्पीचमेंट या फ्लोर क्रॉसिंग होनी नहीं चाहिए। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जिस तनाजुर में पाकिस्तान में ये होती रही है वो भी एक डिबेट है। रजा साहब आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, वो ठीक है। आप रजा साहब, मैं मुस्कुराया से ज्यादा मतलब मैं अनीम भाई की बातें सुन रहा था कि नंबर 1 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरे ख्याल में उनकी फिल्म से मुलाकात हो गई है ना, या फिल्म वाले वहां चले गए होंगे, उनसे मिल गए होंगे, तो जाहिर है सरकारी अस्पताल डॉक्टर बता देगा। दूसरी बात ये कि देखिए 3 तारीख को तबीयत खराब हुई थी। मैं बड़ी अदब के साथ, नईम भाई बहुत अच्छे वर्कर हैं, बड़े वोकल हैं, बड़े ये अपनी पार्टी के लीडर से जाके सवालात करेंगे कि भाई 3 तारीख को तबीयत खराब हुई थी, 5 को आपको पता चल गई, 6 को एहतिजाज की कॉल देते हैं आप, वो भी आपने वेट किया। मतलब एक आदमी के बकौल आपके कान में दर्द है, इन्फेक्शन है, सर में दर्द है, ही सीरियसली इल, जो सीरियसली इल है उसको आप 5 के बाद 3 को भी नहीं कर रहे हैं, 5 को भी नहीं कर रहे हैं, 6 को भी नहीं दे रहे हैं, 10 को आप कोर्ट में जाके खड़े हो गए। यानी आप तमाम वो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं जो कि सिर्फ पेपर वर्क है। आप 10 में कोर्ट में खड़े, 2 से जब कोर्ट ने भी आपको वो कह दिया कि भाई 17 को मुलाकात करा देंगे, फिर आपने फिर 11 को एहतिजाजी कॉल नहीं दी, आपने कहा नहीं हम 15 को करेंगे। अब 15 को अगर आप डेट मिलाएं तो उसकी सिग्निफिकेंस सिवाय इसके कि मंडे है और SCO शुरू हो रहा है, और क्या है, सॉरी ट्यूसडे आज के दिन है और SCO शुरू हो रही है, और क्या उसकी सिग्निफिकेंस है? क्या खास बात है? कोई कौमी दिन नहीं है या आपने कोई छुट्टी का दिन था आज? तो ये तमाम। अच्छा, फिर लीडरशिप ने देखे 14 की रात को वो खत अगर आप सिर्फ पढ़ लेना मुज़म्मिल भाई, जो मोहसिन नकवी साहब को लिखा है, चेयरमैन ऑफ द पार्टी इज राइटिंग टू अ फेडरल मिनिस्टर, एंड वो कह रहे हैं सर वो रिस्पेक्टफुली ग्रांट अस, काइंडली ग्रांट अस, व्हाट इज दिस? उसमें कहाँ डिमांड लिखी हुई है कि जाती मुआलिज को आप एक्सेस दें? कहाँ लिखा हुआ है? फिर जो यकीन दहानी, यानी कहाँ बात शुरू हुई थी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, किसी से नहीं मानेंगे। और नहीं, वैसे ये रिस्पेक्टफुली खत लिखना बेहतर नहीं, रिस्पेक्टफुली खत लिखना बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि गंडापुर साहब काफिला लेके आ जाएं, खत लिखना बेहतर नहीं है रिस्पेक्टफुली? नहीं, गंडापुर साहब का काफिला नहीं आएगा, लेकिन मौलज की बात लिख देते हैं ना, जाती मौलज। सुनील भाई मैं कह रहा हूँ सुबह का भूला शाम को घर आ गया तो उसको भूला नहीं कहते, अब ये कल दोबारा ना भूल जाए। अच्छा काम किया, इट हैज टू बी कमेंडेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इनकी इस एक्सरसाइज को जो नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखा, बताएं तो उसको आप उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन कल फिर दोबारा यार वही चेहरा सामने लेकर ना खड़े हो जाएगी ना, जो आज आप इनके सोशल मीडिया पे जाके देखें, इनके जो हॉक्स हैं, ये सब सीनियर एलिमेंट्स का काम है मुज़म्मिल भाई। जो पार्टी का सीनियर एलिमेंट है ना, वो तो उस मीटिंग में भी, सियासी कमेटी की मीटिंग में भी इनको समझा रहा था कि ये ना करें, लेकिन जो हॉक्स जो
दे आर स्टिल टुडे कंप्लेनिंग। अब 15 हो गई है आज, अगर ये वेट कर जाते 17 तक क्या हो जाता, क्या हो जाना था? जो कोर्ट ने कहा था 17 को उनकी मुलाकात कराओ, अब एक दिन तो रह गया, अब क्या एहतिजाज करेंगे, किस पॉइंट पे?